चलिए आगे हम लोगों को देखना है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल के बारे में देखना है और सॉलिड एंगल का बेसिकली यूज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहाँ होता है इसे समझेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये उन्हीं को समझ में आएगा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखे हुए होंगे, तब जाके कुछ समझ में आएगा कि हाँ भाई इसका रिलेशन यहाँ पे हो सकता है। क्लियर है ये चीज़? तो पहले अगर नहीं देखे तो जाके उन सारे वीडियोज़ को देखे, गॉस लॉ को देखे, तो जाके ये रिलेशन समझ में आएगा। अदरवाइज सॉलिड एंगल पढ़ने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली सॉलिड एंगल एक कंसेप्ट है जो कि किसी भी आपका क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने में हेल्प करता है। क्लियर है ये चीज़? और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो लिखिए सॉलिड एंगल कंसेप्ट, ठीक है। और वैसे सॉलिड एंगल हम लोग कुछ देखे थे आपका क्लास 11th में भी, ठीक है। यूनिट डायमेंशन में एक सॉलिड एंगल था और दूसरा आपका सॉलिड एंगल हम लोग देखे हुए थे पहले चैप्टर में भी सॉलिड एंगल का हल्का सा जिक्र था, ठीक है, हम किए भी होंगे। मेनली सॉलिड एंगल का जो यूज़ है यहाँ आता है, ठीक है। लिखिए सॉलिड एंगल कंसेप्ट, सॉलिड एंगल कंसेप्ट। सॉलिड एंगल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। जरा गौर कीजिए, अगर हम लोग सोचें, हम लोग जो एंगल पढ़ते हैं कौन सा एंगल होता है, ठीक है। हम लोग जो एंगल पढ़ते हैं वो कौन सा एंगल होता है, अगर आप लोगों को फील करेंगे तो एंगल हम लोग बोलते क्या है, ये वाला चीज़ जितना मुंडी घुमा एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट वही एंगल कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक जितना मुंडी घुमा वही क्या कहलाएगा, हमारा एंगल कहलाएगा। क्लियर है चीज़? और ये वाला क्या होता है, हमारा आर्क होता है और ये क्या होता है, रेडियस होता है। क्लियर है ये चीज़? तो जो थीटा निकालने का तरीका होता है वो कैसे निकालते थे हम लोग, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है ये चीज़? आर्क अपॉन रेडियस। जहाँ ये थीटा क्या होता था ना, ये प्लेन एंगल होता था, प्लेन एंगल। ये थीटा प्लेन एंगल होता है हमारा। थीटा क्या होता है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। जबकि इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। क्लियर है चीज़? प्लेन एंगल है और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन। वेयर थीटा इज द प्लेन एंगल एंड ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, ठीक है। और इसको जो हम लोग हैं रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है चीज़? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये सब लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एक्चुअली पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। थीटा होता है भाई, आर्क अपॉन रेडियस होता है। थीटा को निकालने का तरीका, जहाँ पे थीटा क्या होता है, प्लेन एंगल होता है। इस प्लेन पे जितना मुंडी घुमा, एक प्लेन पे जितना मुंडी घुमा वही क्या कहलाएगा, हमारा थीटा कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये थीटा निकालने का तरीका, ठीक है। ये प्लेन एंगल होता है, आया समझ में? तो सॉलिड एंगल क्या होता है एक्चुअली, अगर हम बात करें एक कोन का, फील कीजिएगा यहाँ पे एक कोन का, ठीक है। कोन कैसा होता है, कोन ऐसा होता है, फील हुआ ये चीज़। कोन तो ऐसा ही होता है ना, कोन ऐसा ही होता है ना देखने में, ठीक है। अगर हम बोले इसका एंगल बताइए, तो एंगल आप कैसे बताइएगा, हम बोले इसका एंगल निकालिए, ठीक है। तो एंगल कैसे बताइएगा, ऐसे ऐसे। कोन ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। कैसे बताएंगे, वैसे तो हम लोग बोल देते हैं एक प्लेन, जो हम लोग थीटा दर्शाते हैं ना, अगर कोन का एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये होता है अगर इस प्लेन से हम लोग देख रहे हैं, अगर इस प्लेन को देख रहे हैं तो एंगल थीटा मिला। इसी प्लेन को चेंज कर दे तो यहाँ से एंगल मिलेगा, इसी प्लेन को चेंज कर दे तो यहाँ से एंगल मिलेगा। वो अलग बात है, सारे थीटास का वैल्यू अलग एक ही होगा, वो अलग बात है, ठीक है। किसी प्लेन से देखे तो एंगल सेम मिलेगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो एक्चुअली जो सॉलिड एंगल होता है ना, यहाँ पे होता है ये पूरा एंगल को जो कवर करता है, ठीक है, ऐसे कैप। ये सॉलिड एंगल कहलाता है, ये होगा हमारा सॉलिड एंगल। क्लियर है चीज़? ये हमारा क्या कहला देगा, सॉलिड एंगल, ठीक है। जहाँ पे सॉलिड एंगल, जो सॉलिड एंगल है, ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है आपका, स्टेरेडियन, ठीक है। एंड स्टेरेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ठीक है, ओमेगा या फिर ओम, ओम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेरेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ लिख ले, स्टेरेडियन is represented by ओम। स्टेरेडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ओम से। क्लियर है चीज़? स्टेरेडियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओम से। जैसे यहाँ पे थीटा है, रेडियन के लिए थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल के लिए ओम। क्लियर है चीज़? एक ओम है, 2 ओम है वैल्यू, ठीक है, एक रेडियन है, 2 रेडियन है वैल्यू, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे, ठीक है। रेडियन यहाँ होगा, यहाँ पे ओम होगा, ठीक है। फिर से समझिए सॉलिड एंगल क्या होता है, ये जो कैप होता है ना, ये कैप, कैप जो होता है, ये कैप जो होता है, यही हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। क्लियर है ये चीज़? ये वाला कैप,
प्लेन एंगल तो हम लोगों को पता है क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस निकालते हैं। सॉलिड एंगल ये होता है। तो सबसे पहले सॉलिड एंगल होता है क्या है, अगर एक कोन है तो कोन का अगर हम लोग एंगल को फाइंड करने हम बोले आप लोगों को कि इस कोन का एंगल को फाइंड कीजिए, तो फाइंड करने का तरीका क्या होता है, एक वहाँ पे कैप बना दे, एक ऐसा कैप बना दे, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। क्लियर है चीज़। अब सॉलिड एंगल को कैसे फाइंड करते हैं, नहीं फाइंड करते, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। इस वाले को नोट करें, ये प्लेन एंगल होता है, पहले ये नोट करें, उसके नीचे ये नोट करें, ये सॉलिड एंगल होता है। क्लियर है ये चीज़। सॉलिड एंगल को इस तरीके से कैप से दर्शाते हैं। सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, लिख लीजिए इस चीज़ को भी, सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। Solid angle is represented by cap and SI unit of solid angle is steradian and steradian is represented by ohm. Clear है ये, steradian is represented by ohm, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझे तो आपको ये फील आएगा, ठीक है, कि हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं ओम को, ठीक है, सॉलिड एंगल को। अगर ध्यान से सोचें तो एक काम करते हैं ना, हम बोले ये एरिया दिया हुआ है आपका डी ए, ये एरिया कितना दिया हुआ है, डी ए एरिया दिया हुआ है, ये एरिया कितना है आपका डी ए। हम बोले इस डी ए एरिया का सॉलिड एंगल फाइंड कीजिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए सॉलिड, इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लीजिए पी है, इस पॉइंट के लिए सॉलिड, मतलब यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना बन रहा होगा ये बताइए इस एरिया के लिए। जैसे हम बोले, मान लीजिए गौर कीजिए, ये आपका एरिया है, इस पॉइंट के लिए आप एंगल बताइए, इस पॉइंट के लिए एंगल बताइए। देखिए हर पॉइंट के लिए एंगल अलग अलग आएगा, दिख रहा है, ये फील हो रहा है। इसके लिए एंगल कुछ और आएगा, इसके लिए एंगल कुछ आएगा। यहाँ मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, तो हम लोग को दिखेगा θ1 इज ग्रेटर देन θ2। क्लियर है ये चीज़, ऐसा ही दिख रहा होगा, आ रहा है समझ में, फील आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये प्लेन एंगल है। तो उसी तरीके से हम बोले फॉर दिस पॉइंट फाइंड सॉलिड एंगल, ठीक है। पी पॉइंट के लिए सॉलिड एंगल बनाइए, इस एरिया का, एरिया डी ए का पी पॉइंट के लिए सॉलिड एंगल फाइंड कीजिए, ठीक है। फाइंड सॉलिड एंगल फॉर पॉइंट पी, एनी आर्बिट्री पॉइंट पी for this DA area vector. Clear है चीज, for this DA area vector find solid angle, find solid angle for point P for this DA area vector where point P is any arbitrary point, ठीक है। जहाँ P क्या है आपका, कोई भी arbitrary point दिया हुआ है, ठीक है। तो solid angle जो निकालने का तरीका होता है स्टेरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल जो निकालने का तरीका होता है ओम इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका DA अपॉन, ये पॉइंट मान लेते हैं ना, यहाँ से ये वाला ये जो दूरी रहा होगा, ये दूरी रहा होगा आपका r, ठीक है। इस एरिया से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, r अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, डी अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। ये तरीका होता है आपका सॉलिड एंगल को फाइंड करने का। जैसे वहाँ पे क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये डी ए एरिया, डी ए अपॉन ये वाला जो डिस्टेंस जहाँ के लिए हम लोग सॉलिड एंगल फाइंड कर रहे हैं, आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले का एरिया ये, इस वाले का इस पॉइंट के लिए हम लोग बताइए एंगल कितना होगा, इस पॉइंट के लिए बताइए एंगल क्या होगा। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो इसके लिए ये होगा और इसके लिए एंगल ये होगा। क्लियर है ये चीज़। और हम लोग ढंग से सोचे तो ये वाला आर्क होगा, इसके लिए भी आर्क ही होगा और इसके लिए भी आर्क तो वही रहा होगा, ठीक है। जबकि ये r1 दूरी होगा तो ये r2 दूरी होगा, दूरी चेंज कर दिया ना, तो हम लोग लिखेंगे कि आर्क अपॉन r1, ये θ1 निकल जाएगा, और θ2 निकालना है तो क्या लिखेंगे, आर्क अपॉन r2। ऐसे करके हम लोग प्लेन एंगल फाइंड करते थे किसी भी अलग अलग पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ सॉलिड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इस पी पॉइंट के लिए डी अपॉन ये वाला डिस्टेंस r का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पे नोट करने वाला ये बात होता है, नोट ये कर लीजिए, वेयर DA is very small area, very small area। अब भाई DA स्मॉल क्यों लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन अराइज होता है, सर आप तो बोल दिए DA स्मॉल है, स्मॉल क्यों ले, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। फील कीजिए, अगर हम लोग DA को स्मॉल ना ले, DA बड़ा होता तो हर पॉइंट का जो दूरी होता R चेंज करता है, ठीक है। जबकि DA छोटा लेंगे, एकदम छोटा सा एरिया लेंगे, तो ये R किसी भी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो हमेशा हम लोग को क्या नजर आएगा, सेम ही नजर आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए DA इतना बड़ा रहता, ठीक है, DA इतना बड़ा कुछ रहता है, एज्यूम कर लीजिए बहुत बड़ा DA ले ले रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा DA ले ले रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट निकालिए, R हर वक्त क्या करेगा, चेंज करेगा। आया बात समझ में। जबकि अगर ये छोटा हो तो ये R जो है, ये R चेंज नहीं करेगा, हमेशा के लिए क्या नजर आएगा, कांस्टेंट नजर आएगा, ठीक है। तो स्टेरेडियन और सॉलिड एंगल निकालने का तरीका क्या होता है भाई, स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल निकालने का तरीका ये होता है कि सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू DA बाई आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू DA बाई आर स्क्वायर, वेयर DA इज वेरी स्मॉल एरिया और R क्या होगा आपका, डिस्टेंस एट विच वी हैव टू फाइंड द सॉलिड एंगल फ्रॉम द एरिया वेक्टर, ठीक है। जहाँ से एरिया वेक्टर हम लोग को
निकालना है वो होता है। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और इस चीज़ को हम ढंग से फील करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर हम बोले जो एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर, इसके लिए हम बोले अगर निकालिए सॉलिड एंगल इस पॉइंट के अबाउट, तो हम लोग आराम से ड्रॉ करके निकाल सकते हैं ऐसे। इसका एरिया मान लीजिए डी ए होगा, ठीक है। इसका एरिया क्या रहा होगा, डी ए, ये एरिया क्या होगा, डी ए, ठीक है। अगर यहीं पे और एक एरिया बना दिया जाए, ध्यान से अगर आप लोग सोचें, फील कीजिएगा इस चीज़ को, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया गया है यहाँ पे और एक एरिया। तो इसके लिए सॉलिड एंगल क्या आएगा, इस वाले के लिए क्या अलग आएगा, सेम आएगा, क्या आना चाहिए ज़रा सोचिए, ठीक है। दोनों के लिए अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो सॉलिड एंगल तो यही आएगा। क्लियर है चीज़, दोनों के लिए तो सॉलिड एंगल यही आ रहा होगा। या फिर हम लोग यहाँ पे एरिया वेक्टर ले लें तो इसके कारण भी तो सॉलिड एंगल यही आएगा ना। ये मान लीजिए दूरी r है, ये दूरी कितना है आपका r है। क्लियर है ये चीज़, ये दूरी r है। तो अगर हम लोग ढंग से सोचें तो ये फील होगा आप लोगों को कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर होगा, जबकि इसका एरिया वेक्टर जो रहा होगा वो इधर रहा होगा। इस वाले का अगर एरिया वेक्टर का बात करें तो ये एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, डी है, ठीक है। जो एरिया वेक्टर आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा, डी है। क्लियर है ये चीज़, ये डी है। अगर एक्सिस मान लेते हैं ना, ये ऐसे यहाँ से कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या आएगा हमारा, डी ए कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज़। ज़रा सोचिए यहाँ पे कि अगर इसके लिए या इसके लिए सॉलिड एंगल लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो लिखने का तरीका और अच्छा ये होता है, उसको रेक्टिफाई करके डी ए मान लेते, ये आपका गौर कीजिए, यहाँ दो फिगर होगा, ठीक है, दो फिगर होगा, एक ये वाला एक ये वाला। इसको और थोड़ा अच्छे से हम बना दे रहे तो और फील आएगा आपको। इसके कारण भी एरिया वेक्टर ये आ रहा हो कुछ। क्लियर है चीज़। अगर हम लोग ढंग से सोचें, इसको बोल दे रहे हैं हम लोग, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा डी ए, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा हमारा, डी ए डैश। क्लियर है चीज़। दोनों के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो दोनों के लिए ही सॉलिड एंगल तो सेम मिलने वाला है। क्लियर है ये चीज़। तो लिखना क्या सही रहेगा, डी ए बाई आर स्क्वायर या फिर डी ए डैश बाई आर स्क्वायर। दोनों के लिए तो सेम आ रहा है, तो ये लिखे या ये लिखे, क्या दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगा, नहीं। हम लोग को दिखा दोनों का एरिया ये कुछ और है, ये कुछ बड़ा दिख रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है भाई, तो क्या लिखना सही रहेगा, ठीक है। तो इस वाले चीज़ को डी ए बाई आर स्क्वायर ना रट के ऐसे रटना सही रहेगा कि मान लेते इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है हमारा, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बन रहा है। क्लियर है चीज़, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारा, ये कंपोनेंट आ जाएगा डी ए कॉस थीटा, डी ए डैश कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज़। तो क्या रटना सही रहेगा, जो स्टीरेडियन होता है, स्टीरेडियन, उसको ये रटना सही रहेगा डी ए डैश कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जरा ध्यान से आप लोग देखें तो डी ए डैश है क्या आपका, परपेंडिकुलर है, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर है भाई, किसके परपेंडिकुलर लाइन है, इस सरफेस एरिया के, ठीक है, इस सरफेस एरिया के क्या आपका परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, डी ए डैश कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्लियर है चीज़। जहाँ ऐसे फील कीजिए ना, ये आर है, आर से जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों को चाहिए, परपेंडिकुलर वाला एरिया वेक्टर, हमेशा परपेंडिकुलर वाला एरिया वेक्टर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को और अच्छा तरीके से रटना है तो ऐसे रटिए, डी ए परपेंडिकुलर बाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, डी ए परपेंडिकुलर बाई आर स्क्वायर, डी ए परपेंडिकुलर बाई आर स्क्वायर। क्लियर है चीज़। ऐसे रटिए तो ज़्यादा अच्छा है, ये स्टीरेडियन होगा, ठीक है, सॉलिड एंगल।
तो सॉलिड एंगल फाइंड करने का तरीका क्या होता है, किसी भी टाइप का, इसके लिए हम लोग को सॉलिड एंगल क्या दिखा, सेम दिखा। एरिया वेक्टर तो ऐसे भी हो सकता है ना भाई, इस कोन को हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इस कोन को ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है, सबके लिए स्टेरेडियन हम लोग को जो सॉलिड एंगल मिल रहा है वो सेम दिख रहा है। तो हम लोग किस वैल्यू से फाइंड करेंगे, तो उसका एक सबसे सटीक तरीका ये होता है बोलने का कि जो हम लोग यहाँ पे एरिया लेंगे ना, एरिया, तो एरिया कैसा कंसिडर करेंगे हम लोग, हमेशा और हमेशा जो एरिया लेंगे वो परपेंडिकुलर लेंगे। मतलब आर ये है तो आर का सरफेस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर वाला हमेशा एरिया लेंगे। क्लियर है चीज़, हमेशा परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे। इसीलिए इसको रटना सही क्या रहता है हमारा, डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर रटना सबसे सही रहता है। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए इस वाले को हटाते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग बताइए उसका आंसर क्या होगा, सोचिए खुद से। जैसे हम बोले ना, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का सॉलिड एंगल बताइए कितना होगा। ठीक है, इस स्फीयर का सॉलिड एंगल बताइए कितना होगा अगर इसका रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, इस स्फीयर का सॉलिड एंगल, तो हम लोग को पता है सॉलिड एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ए जोड़ेंगे तो हम लोग को पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा, और सरफेस एरिया पूरा क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसका रेडियस जो भी है, आपका डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल आर स्क्वायर से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई। क्लियर है ये चीज़। तो अगर स्फीयर है तो स्फीयर का प्लेन एंगल कितना होता है आपका 2 पाई ही होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा सॉलिड एंगल आपका 4 पाई हो जाएगा। सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 4 पाई। सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा 4 पाई। जरा सोचिए, अगर हम बोले स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसका प्लेन एंगल कितना बनता है भाई, प्लेन बनता है 2 पाई। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा हो तो एंगल कितना बनेगा सेंटर में, तो भी 2 पाई बनेगा। अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा भाई, तो भी सेंटर एंगल पे 2 ही पाई बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ भी ले लें यहाँ पे, तो इसके लिए भी सॉलिड एंगल कितना होगा, हमेशा और हमेशा 2 पाई होगा। तो हमेशा फॉर अ क्लोज सरफेस जो आपका सॉलिड एंगल आएगा वो हमेशा और हमेशा कितना आएगा 4 पाई आएगा। ठीक है, जैसा कि प्लेन एंगल किसी भी आपका प्लेन सरफेस के लिए 2 पाई आता था, तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो सॉलिड एंगल आएगा वो हमेशा और हमेशा कितना आएगा 4 पाई आएगा। चाहे आप कोई भी आर्बिट्री शेप का ये स्ट्रक्चर को उठाए, क्लोज स्ट्रक्चर को उठाए। तो क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट्स आप लोग लिख ले। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है आपका ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल क्या होता है ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर। नोट ये रखिए, फॉर एनी क्लोज्ड surface if we take solid angle, for a point which is inside the surface, solid angle becomes 4 पाई। वो हमेशा कितना आएगा 4 पाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यही पॉइंट है आपका, फॉर एनी क्लोज सरफेस सॉलिड एंगल इज 4 पाई। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर एनी क्लोज सरफेस सॉलिड एंगल इज 4 पाई। क्लियर है ये चीज़, सॉलिड एंगल कितना आएगा 4 पाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉलिड एंगल क्या होता है भाई, ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर, जहाँ के ए परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे। ठीक है, आर के अबाउट जो सरफेस बन रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे। ठीक है, आर के अबाउट जो सरफेस बन रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, इस वाली चीज़ को हटा रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिए। अगला लिखिए, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल।
ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन निकालना है। रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का रिलेशन फाइंड करना है, मतलब ओम एंड रेडियन, ठीक है। रेडियन और थीटा का रिलेशन फाइंड करना है, ऐसा कुछ, ठीक है। ओम और थीटा का रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। थीटा या कुछ भी होगा प्लेन एंगल, उसका रिलेशन फाइंड करना है। बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तरीका क्या होता है, चलिए ठीक है, हम समझाते हैं, आप लोग फील कीजिए। आप लोगों को प्रूफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका रिजल्ट याद रखना, ठीक है। प्रूफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉलिड एंगल निकालने का एक ही तरीका होता है। अगर एक कोण को लें तो जो यहाँ से एरिया आ रहा है ना, जो एरिया आ रहा है, एरिया अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हुए, एरिया अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, एरिया अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। एरिया अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए एरिया अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। मान लेते हैं ना ये वाला जो रेडियस होगा ये आर होगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए आपका अल्फा रहा होगा, क्लियर है ये चीज। इसको प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ये जो कोन का पीस है ना, इस कोन के पीस को हम लोग कट आउट करें किसी परफेक्ट स्फीयर से। क्यों ऐसा करते हैं बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं बताते हैं। अगर ये स्फीयर दिया हुआ है ना, स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर है, तो स्फीयर से एक पीस को हम लोग कोन को कट कर लिए। कोन दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा, ये आर होगा, ये एंगल अल्फा होगा। इसको काट के यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम लोगों को पता है जो सॉलिड एंगल होता है वो कितने के बराबर होता है, ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे आर का वैल्यू सेम होना चाहिए हर पॉइंट से, ठीक है। तो अगर इस पे सॉलिड एंगल का बात करें तो यहाँ सॉलिड एंगल कैसे बनते हुए नजर आ रहा होगा, यहाँ सॉलिड एंगल कुछ ऐसे बन रहा होगा। क्लियर है चीज, सॉलिड एंगल कुछ ऐसा ही बन रहा होगा। तो अगर ये सॉलिड एंगल यहाँ पे बन रहा है स्टेरेडियन, ठीक है, सॉलिड एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से हर पॉइंट का दूरी सेम होना चाहिए। तो अगर जरा सोचिए स्फीयर से लेंगे तो यहाँ से किसी भी पॉइंट पे चले जाए तो रेडियस हमेशा ही सेम रहेगा ना। ये रेडियस मान लीजिए आर है, तो यहाँ से किसी भी पॉइंट पे बढ़े तो रेडियस तो आर ही मिलेगा हमारे साथ, आर कॉन्स्टेंट हो गया। नहीं तो ऐसे अगर हम लोग इस चीज़ को लेंगे, ठीक है, तो ये वैरी करेगा। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को काटते कहाँ से, इस कोन को काटते हैं हम लोग किससे, स्फीयर से, ठीक है। याद रखिएगा ये कोन किससे कटा हुआ है, स्फीयर से, ठीक है। अब हम लोगों को पता है सॉलिड एंगल निकालने का तरीका क्या होता है। सॉलिड एंगल निकालने का तरीका होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यही ना कुछ, ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ। और एरिया ऑफ कैप, इस कैप का कितना एरिया आ रहा है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया बात, अच्छा बात है, समझ में आ रहा है कैसे हम लोग फाइंड करें इस चीज़ को, गौर कीजिए यहाँ पे। अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो यहाँ पे इस कैप का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं इस चीज़ को फील कीजिएगा, ठीक है। हम लोग ना यहाँ से एक आर के दूरी पे जाके, ठीक है, आर के दूरी पे जाके यहाँ से, आर नहीं, यहाँ से थीटा एंगल के दूरी पे जाके, थीटा एंगल के दूरी पे जाके छोटा सा एंगल ले रहे डी थीटा का, ठीक है। थीटा के एंगल पे जाके हम लोग छोटा सा एंगल कितना ले रहे, डी थीटा का। तो जरा सोचिए ये वाला पूरा पोर्शन कितना आ रहा होगा हमारा, ये कुछ इतना एरिया को कंसिडर कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतने वाले एरिया को कंसिडर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये एरिया एक्चुअली है क्या, ध्यान आप लोग दे तो ऐसा क्या रहा होगा, इस तरीके से स्फीयर है तो इसका एक छोटा सा आगे वाला एरिया को कंसिडर किए, ठीक है। इतना पार्ट का एरिया को कंसिडर हम लोग किए हैं, ठीक है। इतना पार्ट का एरिया को हम लोग कंसिडर किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है।
फिर से एक बार बता रहे हैं, हम लोग को पता है जो सॉलिड एंगल होता है वो DA/r² होता है। तो इस कोण को हम लोग कहाँ से कट करेंगे, एक स्फीयर से कट करेंगे, इसलिए एक स्फीयर से कट करेंगे क्योंकि इसी पॉइंट पे जाके अगर हम लोग रेडियस का बात करें तो रेडियस हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा हम लोगों को, सेम मिलेगा, ठीक है। रेडियस हमेशा और हमेशा क्या मिल रहा होगा, सेम मिल रहा होगा। अगर ये आर है तो ये आर 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 हर जगह क्या मिलेगा, आर मिलेगा। किसी भी स्फीयर के पॉइंट को टच करे तो इस सेंटर पे, क्लियर है चीज। मान ले रहे यहाँ से एंगल ये कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और ये एंगल कितना है आपका, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा के एंगल पे जाके एक छोटा सा एंगल ले रहे हैं डी थीटा का, और यहाँ पे एक स्ट्रिप एरिया का मान ले रहे हैं हमारा कितना रहा होगा, DA रहा होगा बाई r², ठीक है। इतने को नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करें रिलेशन निकालने का, फिर हम बताएंगे। पहले ट्राई करें खुद से, देखिए इसको हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, ये आर दिया हुआ ना, ये कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ, ठीक है, आर दिया हुआ, स्फीयर से काट के बनाते हैं, अच्छा बात है, बढ़िया बात है। अब जरा सोचिए, ये जो DA एरिया लिए ना, ऐसे लिए कुछ, ये पूरा गोलाकार होगा, ठीक है। स्फीयर का जो इधर वाला पार्ट होगा ना, इसका ऐसे छोटा सा ले लिया DA, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से सोचें तो ये वाला चीज़ ऐसा नजर आएगा, पोजीशन ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर इसका बात करें एरिया का, तो सोचिए एरिया कितना आएगा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग बात कर दे रहे हैं ना, इस चीज़ में बात कर दे रहे हैं एरिया का, ठीक है। एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है, एरिया का बात कर रहे हैं, तो कितना आ रहा होगा, ध्यान दीजिए। ये थिकनेस क्या आएगा, सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान दे तो समझ में आएगा। थीटा के एंगल पे जाके डी थीटा, ये वाला एक आर्क होगा, तो आर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वाला थिकनेस जो आएगा ये आ जाएगा आपका RD थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस क्या होगा, जरा सोचिए, अगर ये पूरा R है, ये थीटा है, तो ये वाला पोर्शन कितना आएगा, R sin थीटा, ये R sin थीटा और ये R cos थीटा, R sin थीटा, मतलब ये R sin थीटा होगा, क्लियर है ये चीज़। तो अगर हम लोग DA का बात करें तो DA का वैल्यू क्या आएगा, R sin थीटा 2πr sin थीटा, 2πr sin थीटा इंटू डी थीटा, 2πr sin थीटा इसका सर्कमफरेंस जो इस डी थीटा R d थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, R d थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से, तो ये एरिया आ जाएगा। पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पुट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको जल्दी जल्दी। आप लोग देखते चले कि जो स्टीरेडियन आएगा, स्टीरेडियन इज इक्वल्स टू हम लोग को दिखेगा DA का मतलब 2πr, R का मतलब क्या रहा होगा भाई, ये कैपिटल R है ना, ये कैपिटल R डाल देते हैं, ठीक है। 2πr² R इंटू R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन ये R के जगह R², क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए R² से R² क्या कितना आ गया, 2π, मतलब ये जो स्टीरेडियन होगा ये आ जाएगा हमारा 2π इंटू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण जो रेडियन आएगा वो बहुत छोटा सा आएगा, डी स्टीरेडियन, क्लियर है चीज़। इंटीग्रेट इस पूरे को करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टीरेडियन आ जाएगा इक्वल्स टू 2π कॉन्स्टेंट जब बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस का कॉस थीटा, क्लियर है चीज। लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, लिमिट -π/2 से π/2, 0 से π/2 क्या होना चाहिए, सोचिए 0 से π/2 होगा लिमिट, हम बता दे रहे कैसे। अगर ध्यान से हम लोग सोचिए तो अगर एंगल 0 हुआ तो एकदम छोटा सा एरिया ये कवर होगा, एकदम छोटा सा एरिया ये कवर होगा। अगर हल्का सा ये एंगल को बढ़ाएं, जरा सोचिए ये एंगल कवर होगा, अगर और हल्का सा बढ़ाएं तो ये वाला चीज़ कवर हुआ, और हल्का सा बढ़ाएं तो ये वाला पार्ट कवर होगा। तो पूरा एरिया को कवर करने के लिए हम लोग कहाँ से कहाँ को घूमेंगे, यहाँ से अगर यहाँ तो घूम भी दिए तो देखिए पूरा एरिया कवर हो जा रहा है, क्लियर है ये चीज़। तो बेसिकली 0 से π तक में ये पूरा एरिया कवर अप हो जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से π के लिए हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, 0 से π बोल रहे हैं, 0 से अल्फ़ा, सॉरी 0 से अल्फ़ा के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। 0 से अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका स्टीरेडियन इज इक्वल्स टू 2π, अंदर आ जाना है आपका, अंदर आ जाना है ना, माइनस है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, cos 0 माइनस cos अल्फ़ा, क्लियर ये चीज़, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान दें तो स्टीरेडियन इज इक्वल्स टू आएगा 2π इंटू 1 माइनस cos अल्फ़ा, यही रिलेशन होता है दोनों के बीच का, क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। 1 स्टीरेडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2π 1 माइनस cos अल्फ़ा, 1 स्टीरेडियन, जहाँ पे ये क्या है आपका सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल आ गया, और ये अल्फ़ा क्या है आपका प्लेन एंगल है, प्लेन
एंगल आ गया और ये रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। 1 स्टेरेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 स्टेरेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस कॉस अल्फा, 1 स्टेरेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी डेरिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रिलेशन याद होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? बाकी डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को डेरिवेशन फील आना चाहिए, कैसे आया है रटने का जरूरत कुछ भी नहीं है। अगर भूल जाए तो डेराइव करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई झमेला इसमें नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन कितना आया भाई? रिलेशन आया 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। रिलेशन कितना आया? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर स्फीयर, अगर स्फीयर का बात करें फॉर स्फीयर, तो जरा सोचिए फॉर स्फीयर के लिए जो अल्फा आएगा वो क्या आएगा? जरा सोचिए तो, ये घूम ऐसे रहे थे ना, अल्फा ये था हमारा, कुछ अल्फा ये था, तो ये स्फीयर कब बना देगा? जरा सोचिए, अगर 180 डिग्री कवर अप कराती है, पूरा स्फीयर कवर नहीं कर लेगा, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई होना चाहिए। बेसिकली अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए? पाई। क्लियर है ये चीज़? तो पाई के स्फीयर के लिए, कंप्लीट स्फीयर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई। फॉर कंप्लीट स्फीयर अल्फा का वैल्यू क्या होगा? पाई। देखिए अल्फा के लिए इतना बड़ा पार्ट बना रहा था। क्लियर है ये चीज़? तो अगर जरा सोचिए और अल्फा बढ़ा यहाँ से तो ये और इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, सिमिलरली और बढ़ा अल्फा तो इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, उसी पाई तक जब ये पहुँचेगा तो पूरा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, फील करवा दिए हम जरा सा। क्लियर है ये चीज़? तो पाई होना चाहिए। जैसे उस वैल्यू में पाई पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जरा सोचिए, स्टेरेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई का वैल्यू -1 कितना हो जाना? -1 हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई। 1 स्टेरेडियन इज इक्वल्स टू 4 पाई। आ गया वही चीज़ रिलेशन। हेलो, करेक्ट है हमारा डेरिवेशन। क्लियर है चीज़? हमारा डेरिवेशन जो हम लोग किए हुए हैं वो करेक्ट है। क्या यहाँ तक आप लोगों को फील आया? तो आप लोगों को रटना क्या है? रिलेशन बिटवीन स्टेरेडियन और सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल इज 1 स्टेरेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा मतलब क्या है आपका? सॉलिड एंगल, और अल्फा का मतलब क्या आपका? प्लेन एंगल। ये फील आना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग एक डेरिवेशन हम करवाए थे, क्या डेरिवेशन वो था और हम लोग क्या फाइंड करने वहाँ पे सीखे थे? हम लोग वहाँ पे ये फाइंड करना सीखे थे कि हम लोग वहाँ पे ये फाइंड करने को सीखे थे कि जैसे एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क के एक्सेस पे यहाँ चार्ज क्यू रखा हुआ है, कितने की दूरी पे? ए की दूरी पे, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपका? आर दिया हुआ है। ठीक है, तो याद है इसके कारण इस पर फ्लक्स कितना आता था? जो फ्लक्स हमारा आता था वो आता था Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, इसीलिए हम इसका इंडिविजुअल एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि इसका आप लोगों का इफेक्ट यहाँ दिखेगा सॉलिड एंगल में कि कितना यूज़फुल होता है हमारे लिए सॉलिड एंगल। ठीक है, अगर हम लोग ढंग से सोचें, ठीक है, अगर हम लोग ढंग से सोचें तो हम लोग को ये फील आएगा ना, अगर हम लोग ढंग से सोचें तो हम लोग को ये फील आएगा कि अगर ये कंप्लीट रहता और एक कंप्लीट स्फीयर रहता, ठीक है, तो एक कंप्लीट स्फीयर के अंदर चार्ज क्यों है? अगर ये कंप्लीट रहता, समझिए सॉलिड एंगल कैसे बनेगा? ऐसे कुछ यहाँ सॉलिड एंगल बन रहा होगा, कैप ऐसा कुछ। क्लियर है चीज़? तो अगर ये समझिए कंप्लीट स्फीयर रहता तो इसके कारण फ्लक्स कितना आता? तो इसके कारण फ्लक्स आता Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण? जब एंगल कितना बनता? 4 पाई बनता। ठीक है, जब एंगल कितना बनता? 4 पाई बनता, तो कितना आता आपका? Q बाई एप्सिलॉन नॉट आता जब एंगल कितना बनता? 4 पाई बनता। ठीक है, तो 4 पाई क्या है एक्चुअली? स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन के लिए इतना वैल्यू आता। ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन के लिए इतना वैल्यू आता। मान लेते ये एंगल कितना बन रहा होगा? यहाँ से अल्फा बन रहा होगा। ठीक है, तो रिलेशन हम लोगों को पता है अल्फा और स्टेरेडियन में। ठीक है, तो 1 स्टेरेडियन का वैल्यू क्या होगा? Q बाई, ये नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 स्टेरेडियन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है ये चीज़? 1 स्टेरेडियन के लिए तो इतना वैल्यू आ रहा होगा ना। क्लियर है? 4 पाई स्टेरेडियन के लिए इतना आया, तो 4 पाई स्टेरेडियन के लिए इतना वैल्यू आया, तो 1 स्टेरेडियन के लिए इतना ही वैल्यू आ रहा होगा ना। ध्यान दीजिए, रिलेशन डाल दिया है बस अल्फा का, और कोई दिक्कत थोड़ी ना है यहाँ पे।
क्लियर है ये चीज़। अगर हम लोग ढंग से इस चीज़ को सोचें तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, ये ए है ना, तो ये हो जाएगा ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो यहाँ से जो फ्लक्स आएगा एक्चुअली 1 स्टेरेडियन के लिए इतना फ्लक्स, 4 पाई स्टेरेडियन के लिए इतना फ्लक्स, तो 1 स्टेरेडियन के लिए इतना फ्लक्स, तो 1 स्टेरेडियन के लिए इतना फ्लक्स आ रहा है, तो हम लोग अगर वहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा अल्फा का वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा का अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को ये नजर आएगा कि अल्फा का जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो 1 जो फ्लक्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई, और काट दे रहे हैं ना इस वाले चीज़ को, ये पाई पाई कैंसिल आउट होगा एक बार में, 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब ए डिवाइडेड बाय ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 लाइन, और जो यहाँ पे जा रहा था 1 पेज से 1.5 पेज का सॉल्यूशन। ठीक है, 2 लाइन। फील हुआ कि क्यों हम लोग सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को पढ़ते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान बनाता है अगर आप लोगों को ये चीज़ फील आ रहा होगा तो। ठीक है, इसी पे और एक कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम क्या बोले ना, ऐसा एक सिलेंडर जिसका लेंथ दिया हुआ है L, रेडियस दिया हुआ है R। ठीक है, इसके बीच में एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, बीच में चार्ज रखा हुआ है आपका Q। ठीक है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सवाल ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस से हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ किससे बताना है, कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान से सोचें, देखिए सबको भूल जाइए, तो ये पुराना वाला केस बन गया। अभी जो हम लोग फाइंड किए थे, क्या वो पुराना वाला केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप लोगों को फील आना चाहिए। हाँ, ये पुराना वाला केस बन रहा है। तो पुराने वाले केस के लिए कितना आता था हमारा, जो फाई आता था वो आता था हमारा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, जहाँ अल्फा का वैल्यू हम लोग वहाँ पुट करते थे, ऐसा ही कुछ आता था ना। ये डिस्क है, डिस्क की एक्सेस पे ये चार्ज रखा हुआ है, ऐसा ही कुछ। हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू क्लोज सरफेस, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस से, सॉरी सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस से फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। ये चार्ज रखा हुआ है बीच में, ट्राई करें आप लोग कितना आएगा। चलिए, अगर ध्यान से हम लोग सोचें, अगर पूरा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता, इधर इधर ऊपर नीचे हर तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आता। अगर हर तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता तो जो फ्लक्स है, 1 मिनट बस, अगर फ्लक्स रहता हर तरफ से तो फ्लक्स का वैल्यू आता Q/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है चीज़, लेकिन Q/एप्सिलॉन नॉट से हम लोगों को फाइंड किसके कारण करना है, सिर्फ कर्व पार्ट के कारण, मतलब इतने वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हटा देंगे तो कर्व पार्ट के कारण आ जाएगा। ठीक है, जो साइड में इधर डिस्क होगा इधर डिस्क होगा, तो इन दोनों डिस्क की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लोग हटा दे तो पूरा कर्व के कारण आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता तो Q/एप्सिलॉन नॉट आता, लेकिन हम लोग को निकालना किसके कारण है, सिर्फ और सिर्फ कर्व पार्ट के कारण निकालना है। तो ये साइड वाले दोनों पार्ट के कारण हम लोग हटा देते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ साइड वाले पार्ट के कारण मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर इस चीज़ को आप लोग ढंग से समझे तो आप लोगों को ये फील आएगा, यहाँ एंगल अल्फा ये है। ठीक है, ये L है तो ये कितना रहा होगा आपका, L/2 रहा होगा, तो ये वाला आ जाएगा ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फील हुआ ये चीज़। तो जरा सोचिए, हम लोगों को कर्व पार्ट के कारण निकालना है, तो फ्लक्स ड्यू कर्व पार्ट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग सॉल्व करें उस चीज़ को, सॉल्व क्या करना है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरे के कारण होता तो Q/एप्सिलॉन नॉट आता, हटाना किसके कारण है, ये डिस्क वाले पार्ट के कारण, जो इधर प्लेट होगा इसके कारण, और डिस्क के कारण अभी हम लोग निकालना सीखे, इतना कुछ होता था जहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम लोग पूरी कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देख के क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जरा सोचिए ऐसा कितना प्लेट है, 2 प्लेट है, इधर भी है इधर भी है, क्लियर है चीज़, इधर भी प्लेट है उधर भी प्लेट है, क्लियर है। तो माइनस करेंगे इतने को, लेकिन दोनों तरफ से, जैसे इधर होगा फ्लक्स वैसे ही फ्लक्स उधर होगा, तो -2 टाइम्स ऑफ Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है दिया हुआ L/2 बाय हाइपोटेनस क्या होगा, ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस L/2 का
स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सॉल्व करने पाएगा वो आंसर खत्म, बहुत इजी। तो फ्लक्स ड्यू टू कर्व कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, अगर Q बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया जाए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया जाए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1, ये माइनस माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस L डिवाइडेड बाई ओवर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्दर अगर सॉल्व करना है तो ये कैंसिल आउट हुआ, और अगर हम लोग इस चीज़ को ढंग से सोचे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। ये 4 एलसीएम लेके ऊपर भेज सकते हैं, तो यहाँ फ्लक्स आएगा ये ड्यू टू कर्व इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ से ऊपर भेजेंगे तो ये रूट से बाहर जाएगा तो ऊपर जाएगा 2L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। क्लियर है चीज़, ऐसा ही फाइनल आंसर होगा कर्व पार्ट के कारण, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया यहाँ तक समझ में, ये एक सवाल हुआ, ठीक है। देखिए इस चीज़ को इंटीग्रेट करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही ज़्यादा लेंदी जाता, फर्दर इंटीग्रेशन में भी जाके आप लोग अटक जाते, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो विद द हेल्प ऑफ आपका यूवी प्रोडक्ट से आ जाता है, ठीक है। अगर सॉल्व करना है तो इस चीज़ को इंटीग्रेशन के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन के हेल्प से भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाएगा और वो आइलेट के फॉर्म में जाएगा, यूवी के फॉर्म में टिपिकल होगा। जबकि देखिए यहाँ पे आपका जो सॉलिड एंगल के हेल्प से हम लोग बनाए बहुत ही ईजिली और आराम से बन गया है, ठीक है। इस पूरे चीज़ को नोट करें तो इस पर और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था जेई की तरफ से, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ। लेकिन ये भी बोल दे रहे जिनको सॉलिड एंगल कंसेप्ट नहीं पता होगा उनसे नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा बात ये भी कि सॉलिड एंगल आपके ये स्कूल के एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये किसी सिलेबस में नहीं है, ये कंसेप्ट है एक्चुअली जो कि आसान बताता है फ्लक्स को फाइंड करने में। क्लियर है, चलिए समझिएगा। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आधे लोग तो क्वेश्चन को देख के ये सोच रहे थे आगे फाइंड कैसे करें। जिनको सॉलिड एंगल कंसेप्ट नहीं पता है उससे ये फाइंड होगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है कि फाइंड हो जाए, ठीक है। समझिए यहाँ पे सवाल कुछ ऐसा करा गया था कि सवाल कैसा करा गया था, सवाल ऐसा था जी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली महा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये चार्ज Q1 है, Q1, यहाँ चार्ज माइनस Q2, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला और यहाँ पे क्या करेगा, एंटर करेगा। जरा सोचिए, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है वैसा ही एंटर करे, क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता नहीं है। माइनस Q2 ऐसे निकला, ऐसे एंटर करा, ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया है अल्फ़ा एंगल से निकल रहा है और बीटा एंगल बना के टर्मिनेट कर रहा है। क्लियर है चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे, बस इतना ही दिया गया था, नीचे तो था ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा ही सवाल था, ठीक है। फाइंड क्या करने को बोला था, फाइंड यहाँ करने को बोला था, फाइंड Q1 बाई Q2, फाइंड रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 का रेशियो हम लोग को फाइंड यहाँ पे करना है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सोचिए था, जिनको सॉलिड एंगल नहीं पता उनसे ये नहीं बनेगा, हम बार बार बोल रहे, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नीचे भी ऐसे जा रहा होगा, बढ़िया बात है, अच्छा बात है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक ऐसा डिस्क को बना ले इमेजिनरी, ठीक है, तो जितना यहाँ से फ्लक्स निकल रहा होगा क्या उतना ही फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सा बात है। यहाँ से जितना फ्लक्स निकल रहा होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से एंटर कर रहा होगा, जितना फ्लक्स निकला उतना ही फ्लक्स एंटर करा, जितना फ्लक्स निकला उतना ही फ्लक्स एंटर करा। मतलब यहाँ से अगर 5 फ्लक्स है तो यहाँ से भी 5 फ्लक्स होगा। हम लोगों को पता है किसी डिस्क के अबाउट हम लोग कैसे निकाल, ये Q1 चार्ज था, ठीक है, Q1 चार्ज था, किसी डिस्क के अबाउट कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जा सकता है। हम लोग को पता है ना, जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, इस वाले पार्ट से वो आ रहा होगा आपका Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, जबकि इधर के कारण फ्लक्स क्या आएगा आपका फाई इज इक्वल्स टू Q बाई 2 एप्सिलॉन Q1 बाई, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 बाई, ठीक है। यहाँ आएगा आपका Q2 बाई 1 माइनस
कॉस बीटा। एक्चुअली यहाँ से कितना फ्लक्स रखेगा, 0। और ऐसे भी बोल सकते हैं उसका उल्टा कि जितना फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है इस वाले से, उतना ही फ्लक्स इस वाले में एंटर कर रहा है, जितना फ्लक्स इस वाले से निकल रहा है उतना ही फ्लक्स इस वाले से एंटर कर रहा है डिस्क से, ठीक है। तो बस करना क्या है, फाई इज इक्वल्स टू फाई करना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। जैसे ही यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू फाई करेंगे तो हम लोग को दिखेगा Q1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू Q2/2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। क्लियर है ये चीज़। कट क्या रहा है, ये कैंसिल आउट हुआ, तो Q1/Q2 का जो रेशियो है ये क्या आ गया हमारा, 1 माइनस कॉस बीटा बाय 1 माइनस कॉस अल्फा। सिंपल और बहुत अच्छा आंसर, ठीक है। जे की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, लेकिन ये समझ में उन्हीं को फिर से हम बोल रहे आएगा जिनको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पता होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सॉलिड एंगल का हम लोग यूज़ करके ये वाला कंसेप्ट फाइंड किए थे और ये कंसेप्ट का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर दिए। क्लियर ये चीज़। बस एक कंसेप्ट को देखना क्या था, यहाँ पे जितना फ्लक्स निकल रहा होगा उतना ही फ्लक्स घुस रहा होगा, तो यहाँ के अबाउट फ्लक्स निकाल दिए, यहाँ के अबाउट फ्लक्स निकाल दिए डिफरेंट एंगल के हेल्प से, अल्फा बीटा जो कि गिवन था उसके हेल्प से, और वहाँ पे हम लोग Q1 Q2 का रेशियो निकाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए हम सॉलिड एंगल आप लोगों को पढ़ाते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे IGE के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन के यहाँ पे निकलता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को आप लोग ढंग से देखें तो फिर हम लोग आगे मिलेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। बहुत तरह का वहाँ पे आएगा, आपका स्फीयर आएगा, ठीक है, सिलेंडर आएगा, सीट आएगा, जो चीज़ है सबके कारण हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को, सॉलिड एंगल को ढंग से देखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस को बहुत ही आसान बनाता है और आसानी से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट करें और इसको देखें ढंग से आप लोग।